ये सेकेंड सेंचुरी का बुद्ध की मूर्ति है, ये इस काल की है, ये अभय मुद्रा में है, वरद मुद्रा में है, और भिन्न भिन्न मुद्राओं के बारे में पूरा जिक्र करते हुए और बोध गया मंदिर के बारे में पूरा उसका इतिहास देते हुए फिर हम लोग चले होकर के सीधे भाषा में कहा कि गुप्त काल की बनी ईंट की संरचना है सर, जो अभी विश्व में एकमात्र श्रेष्ठ नमूने के रूप में विद्यमान है। इसको दुभाषी वाटर स्ट्रेट किया, सीधा कहा कि दांगी साहब से बात करें, मीटिंग डिजॉल्व कीजिए। मीटिंग डिजॉल्व हो गई और कलेक्टर वगैरह सभी एसपी के गाड़ी से चले गए, वो अपनी गाड़ी को छोड़ दिए और फिर वही हमसे सारी बातें फिर हुई। और चूँकि खुदाई किए हुए थे इससे सारी बातें 19 पेज में मैं उसके लिखे हुए था, वो देख करके बहुत खुश हुए। जो 2 लाइन हमने बोला सो एक लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे देके कैप्ट करके, और वो वही विश्व धरोहर में घोषित हुआ। 2 शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी। दांगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, पुरातत्विक ज्ञाता हैं और कई भाषा का भी इन्हें ज्ञान है। इनकी लंबी सेवा समाज के लिए रही है। इन्होंने साहित्य के, पत्रकारिता के और समाज सेवा के क्षेत्र में लंबा अपना योगदान दिया है। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान अली साहब। प्रख्यात इतिहासकार, पुराविद, लेखक व पत्रकार डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी का जन्म 10 अक्टूबर 1940 को गया जिले के टेकारी प्रखंड अंतर्गत लौव गांव के गृहस्थ परिवार में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और मगध विश्वविद्यालय से बौद्ध अध्ययन में तिब्बती भाषा सहित एमए किया। पर्यटन के क्षेत्र में बोध गया का महत्व विषय पर पीएचडी करने वाले डॉक्टर दांगी देश विदेश की कई भाषाओं के भी जानकार हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी के माध्यम से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। बौद्ध अध्ययन, अन्वेषण, शोध व खोज में इन्हें महारत हासिल है। वर्ष 2002 में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इस कार्य में भी डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अलग अलग देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच इन्हें अपनी बात रखने का मौका भी मिलता रहा है। बिहार की ऐतिहासिक एवं पुरातत्विक धरोहरें, बलथरवा का थाड़ी पर्वत व इमामगंज की बुद्ध पहाड़ी आदि दर्जनों पुस्तक के लेखक डॉक्टर दांगी को इनके द्वारा किए गए शोध और खोज को लेकर कई छोटे बड़े सम्मान भी मिल चुके हैं। प्रमुख धरोहर में बोध गया के अलावा कुकिहार, हसरा कोल, बुदगेरे, नागार्जुनी हिल, बराबर गुफाएं, कलानौर, मीरा बीघा, कोटेश्वर, टिकारी, पाली, कोचेश्वर मंदिर, गुरुआ, मंडा पहाड़, गुनेरी, बैजूधाम, बांकेधाम, इमामगंज, बुद्ध पहाड़ी, सुजातागढ़ आदि बुद्ध स्थलों के बारे में डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी शोध और खोज वाले आलेख के माध्यम से लोगों को इन स्थलों का परिचय कराते रहे हैं। इन जगहों के विकास में भी इनकी अहम भूमिका रही है। बिहार के चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दर्पण सहित अन्य प्रतियोगी पुस्तिकाओं में भी अंकित है। इमरान अली, विजन आजकल। सर, ये बताइए कि इतने भाषा का ज्ञान और विशेषकर आपने बौद्ध धर्म पे रिसर्च किया, शोध वर्क किया, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाई आपसे? ऐसा है, मैं तो लॉ किया हुआ था, भागलपुर से लॉ किया, फिर गया कोर्ट में मैं वकालत भी किया। इसी कड़ी में मगध विश्वविद्यालय में आया कि किसी भी विधा से, किसी भी विषय से कोई पास किए हों तो एमए में एडमिशन ले सकते हैं बौद्ध अध्ययन में। तो भारतीय इतिहास का वो एक अंग था, तो हमने वहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लिया तो वहाँ के डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर, एशिया का माना हुआ इतिहासकार, माना हुआ विद्वान, उसके हेड थे। हमसे जब उनको परिचय हुआ तो हमें कहा कि दांगी साहब, आप एक न मेरे विद्यार्थी हैं आप, बल्कि आप में तो बहुत सारी खूबियाँ हैं,
खूबियों में आप तो पत्रकार हैं, और जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ के जो भी शिक्षक बताते हैं, कहते हैं दांगी साहब बहुत ज़्यादा अच्छी ढंग से पकड़ते हैं सर। तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे कहने कि दांगी साहब अब तक जो पढ़ने के क्रम में मैं पाया कि तिब्बतियन भाषा में इसका सबसे ज़्यादा है, माने अनुवाद हुआ, और बुद्धिस्ट ज्ञान के बारे में, बुद्धिस्ट स्टडी के बारे में तिब्बती भाषा में है। और यही कारण है कि हम आप सभी जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन 19 खच्चर पर तिब्बत से ही वो बुद्ध का तिब्बतियन से हिंदी करके उन्होंने अनुवाद करके यहाँ किताब को लाया। मतलब जैसे जापान में भी मानने वाले हैं, श्रीलंका भी मानने वाले हैं, बहुत सारे देशों में, लेकिन तिब्बती भाषा में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की किताबें हैं। हाँ। तो दूसरी बात ये कि हमने तो हमारे प्रोफेसर जो थे तो वो डॉक्टर कैलाश बाबू थे, कहने कि दांगी साहब आप तिब्बतियन भाषा ले लो विदेशी भाषा। तो हमने विदेशी भाषा ले लिया, स्पेशल पेपर में रख लिया। 6 पेपर वो था, 2 पेपर ये था। और संयोग इतना इमरान साहब मैं ये कहूँगा कि संयोग इतना बढ़िया है, आप सबों की वेल विशिंग इतनी अच्छी रही कि हम उसमें टॉपर हुए। और इतना ही नहीं, टॉपर के साथ साथ ये हुआ कि उसी समय जापान के प्रधानमंत्री मगध विश्वविद्यालय में आए। तो मगध विश्वविद्यालय में आने की कड़ी में हुआ कि 22 मिनट सिर्फ समय दिए थे, तो 8 मिनट समय तो उनको बुद्ध वंदना में बीत गई, बाकी उतने ही समय में बोलना था। तो मंगल दुबे जी उस समय यहाँ के वो थे, हाँ थे, और डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर हेड थे, और वो वीसी थे। तो कहीं कि एक विद्यार्थी की ओर से बुलाओ, तो विद्यार्थी की ओर से डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर ने कहा दांगी साहब आपको 5 मिनट का समय मिला वो जापान के प्रधानमंत्री के सामने बोलने के लिए। तो हमने बुद्ध के बारे में, तो वो लोग सारे लोग और जितने विद्वत जन थे सारे यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और बुद्ध के बारे में प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो फिर हमने एक काम किया कि मगध के चारों तरफ जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स थे उसका हमने उसके व्याख्या की। अब व्याख्या की पहले तिब्बतियन में, फिर इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी में। तो फिर इसके बाद बोलने की कड़ी में और बोधिया को हमने छोड़ दिया जानबूझ करके। और जब चारों तरफ की बातों का मैंने कहना शुरू किया, उस कड़ी में हमने कहा कि पास में बांके बाजार के पास में एक अनोखा अद्वितीय हेमाटाइट पेंटिंग्स है, जिसके चलते गया जिला हमारी खोज पर विश्व के पुरातात्विक नक्शे पर आया। वो तो सर जो प्रोग्राम हुआ और जो बातें आपने रखी उस प्रोग्राम में, और आगे जो आपका प्रयास रहा बुद्ध धर्म पर जो शोध किया आपने, तो किस तरह का प्रयास रहा और उसका क्या क्या उसमें कामयाबी नज़र आई? कामयाबी ये नज़र आई कि उसी कड़ी में यहाँ महाबोधि सोसाइटी है। तो महाबोधि सोसाइटी के जो प्रधान भिक्षु थे वो प्रज्ञा जी थे। तो प्रज्ञा जी के काल में ही प्रेमदास रणसिंधे वहाँ के राष्ट्रपति श्रीलंका के आए। तो वो बुद्ध पूर्णिमा के एक दिन पहले आए और वो चाहे कि हम सांध्य वंदना करें। तो अपने गुरु जी से कहा कि हमें कोई भिक्षु या किसी को दीजिए ताकि कि हम वहाँ जा कर के सांध्य उपासना करें। इस कड़ी में फिर उन्होंने कहा कि तुम तो स्वयं कर लोगे पूजा, क्योंकि उनके वो शिष्य थे। तो मैं एक विद्वान को देता हूँ। तो नीचे में मैं लाइब्रेरी में मैं पढ़ रहा था, एक भंते को भेज करके हमें बुलवाया गया। तो फिर कहा कि उन्होंने प्रज्ञा जी ने कहा कि दांगी साहब आप ये रणसिंधे को आप पूजा करवा दीजिए। हमने हाथ जोड़ कर कहा कि सर मैं कैसे करा सकता हूँ, ये तो स्वयं राष्ट्रपति हैं और किन्हीं भिक्षु को दीजिए। कहेंगे नहीं। तो फिर इसी कड़ी में रणसिंधे जी ने कहा कि दांगी साहब आपको चलना है, आप एक स्कॉलर हो और बहुत विद्वान हो, मैं आपके साथ चलूँगा। हमारी पत्नी है, उनको लेकर मैं आ रहा हूँ सूट से, और फिर हम लोग चलेंगे। संजोग ये कि जब चल रहे हम लोग थे तो पीछे के दरवाजे से बोधगया मंदिर में प्रवेश करने लगे। तो गर्मी का समय था, छाता उनके हाथ में था। मैंने रणसिंधे जी से छाता ले लिया और लगा लिया।
राष्ट्रपति महोदय से, हाँ। और एक तरफ रण सिंधे जी होगा, एक तरफ उनकी पत्नी हो गई। तो हमारे बाहर के साथी लोग थे और अपने प्रिंसिपल थे वो, हाँ। तो उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी, कहीं पत्नी उनकी बोली कि देखिए देखिए लगता है कि ये दांगी साहब है। कहें कि आप समझ गए नहीं कि दांगी साहब कहाँ हैं। फिर गए, चाहने के बाद फिर नीचे उतरे और फिर पूजा किए, मैं भी पूजा किया। और फिर बाहर निकलने के बाद मंदिर से दाईं ओर से घूमते हुए और उनको दिखाया कि ये सेकंड सेंचुरी का बुद्ध की मूर्ति है, ये इस काल की है, ये अभय मुद्रा में है, वरद मुद्रा में है। और भिन्न भिन्न मुद्राओं के बारे में पूरा जिक्र करते हुए और बोध गया मंदिर के बारे में पूरा उसका इतिहास देते हुए फिर हम लोग चले और वहाँ पीपल के गाछ के नीचे आए। तब इतना प्रसन्न हो गए कि कहें कि दांगी साहब बोलो मैं क्या करूँ, माने हम क्या करना चाहिए हमें। हम कहे कि सर यहाँ अशोक का बनाया हुआ बलुआ पत्थर का जो उनका आसन था, जिस पर कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे महिमा मंडित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसे मैं सोने से जलवा दूंगा, तो सोने का कैनोपी देगा। तो हमके छतरी सर सोने का नहीं, यहाँ उसका माने उसके सुरक्षा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो गोल्ड प्लेटेड होगा। ओके सर। फिर उसके बाद कहा कि आप क्या कहें। हम कहे कि इसे जो बोधि वृक्ष है सर, ये अनुराधपुर का ही सैपलिंग है, तो इससे भी महिमा मंडित किया जा सकता है, क्योंकि इसी पीपल गाछ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कहें कि यू आर आर्कियोलॉजिस्ट, आप इसका डिज़ाइन बना देना, मैं उसे होके कर दूँगा। तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद बोले कि इसे और क्या कहते हैं। तो हम कहे कि जब अभी खुदाई करवाई था उसमें हम जो पीछे में बोध गया के पीछे में देखते होंगे, इसमें सुपरवाइज़र के रूप में हमने खुदाई की है। और संजोग से ये है कि आज तक खुदाई में सिर्फ 2-3 ही काल का मिलता था। तो उस समय जो तत्कालीन डायरेक्टर प्रकाश चरण जी थे, उन्होंने कहा कि दांगी साहब आपकी पैनी दृष्टि है, आप एक अलग से स्टैंड लो। तो वो ट्रेंच जब रहने लगे, संजोग ऐसा था जब उसकी खुदाई किए तो 7 कालों का उसमें रिमेंस मिला। तो यही कारण हमने, मैं तो मीडिया से जुड़ा था, आप जानते ही हैं, तो मीडिया से मैं सीधे दिल्ली का 7 सांस्कृतिक कालों का साक्षी है बोध गया। इसे 14 भाषाओं में लोगों ने किया। फिर जापान की वहाँ की एक टीम आई भी और आ करके हमसे सारी बातें उनसे को ली। और इस तरह से फिर हमने ये कहा कि बहुत गरीब लोग हैं सर, जो अभी भी पेड़ के नीचे वगैरह वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं सिद्धार्थ विहार बना दूंगा और 100 कमरे का बना दूंगा। 100 कमरे का वही बना हुआ है सिद्धार्थ विहार। उसमें लोगों ने कहा और प्रज्ञा जी को कहा कि दांगी साहब को 5 कमरा उनके दे दीजिए। हमें कहा कि आप 5 कमरा ले लीजिए दांगी साहब। हमने कहा मैं गरीबों के लिए लिया हूँ, मैं अपने लिए नहीं लिया हूँ, इसलिए ये काम मैं नहीं करूँगा। फिर वो सबों को दिया गया। और संजोग ये कि हमने कहा कि आप बोध गया के बारे में आप लिखिए सर। तो उन्होंने मिनट बुक में लिखा कि बोध गया इज़ द होलीएस्ट लैंड इन द वर्ल्ड। लिखने वाला पहला राष्ट्रपति, पहला इतना बढ़िया। उन्होंने फिर इसकी समीक्षा की, इन्होंने अपने के मंतव्य को उन्होंने व्यक्त किया है। सर, जो बोध गया का महाबोधि मंदिर है, इसे अब विश्व धरोहर में ये शामिल किया गया है, तो इसमें क्या आपका क्या योगदान रहा था और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? यूनेस्को की जो टीम आई बोध गया, तो उसने किस तरह से मीटिंग की, उसकी जांच की और फिर उसमें आपका किस तरह आपके किस तरह शामिल रहे? जी, बहुत अच्छी ये जानकारी की बात है। और ऐसा कि मैं तो मीडिया से जुड़ा था, तो हम लोग मीडिया वाले एक कोने में बैठे थे और पत्रकार की हैसियत से पत्रकार की हैसियत से बैठे थे। और उसमें हिंदुस्तान टाइम्स के अनिल ओझा जी वगैरह सब लोग हम लोग साथ थे। इसी कड़ी में 200 माने देश का, माने समझिए कि ये तो बुद्ध प्रसारित है, बुद्ध का धर्म है ही। तो यहाँ से जो ये किया गया था कि इसको विश्व धरोहर में लाया जाए। तो विश्व धरोहर में लाने के लिए यूनेस्को की टीम आई और यूनेस्को की टीम में 8 देश के उस समय लोग थे।
और फिर आर्कियोलॉजी के दृष्टिकोण से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी विष्ट जी अपने स्वयं आए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वाराणसी के अपने हेड आए हुए थे। और फिर पूरे बिहार के पुरातत्व विभाग वगैरह, कमिश्नर, डीएम वगैरह तो सब थे ही। और फिर 24 देश का जो इसमें समिति है, समिति के थे, बीटीएमसी के सारे लोग थे। इस तरह से लगभग 200 लोग थे। उन लोगों के बीच में बात आई और अमृतलाल मीना जी तत्कालीन कलेक्टर थे। तो वो टीम से ने पूछा इन लोगों से कि विश्व धरोहर में महाबोधि टेम्पल जाने के लिए कौन सी खूबी रखता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत देश विदेश के लोग आते हैं, बहुत पूजित हैं और ये बहुत पुराना मंदिर है। कहा कि सबसे ज़्यादा बुद्ध तो राजगृह में रहे, व्हाई नॉट राजगृह। फिर दूसरा उसी में से प्रश्न किया तो व्हाई नॉट नालंदा, ये सभी तो बिहार के ही हैं ना। तब अमृतलाल मीना जी ने समझा कि कन्विंस टीम नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि उस समय एडीएम थे मुखर्जी साहब। तो उन्होंने कहा कि से वो दांगी साहब आए हैं। कहा तो हाँ देखे तो हैं सर, मीडिया में है, पुकारे। तो बंगाली थे, धीरे से बोले, फिर अपने बोले कि दांगी साहब आपको यही प्रश्न किया। मैंने खड़ा होकर के सीधे भाषा में कहा कि गुप्त काल की बनी ईंट की संरचना है सर, जो अभी विश्व में एकमात्र श्रेष्ठ नमूने के रूप में विद्यमान है। इसको दुभाषी वाटर स्ट्रेट किया, सीधा कहा कि दांगी साहब से बात करें, मीटिंग डिजॉल्व कीजिए। मीटिंग डिजॉल्व हो गई और कलेक्टर वगैरह सभी एसपी के गाड़ी से चले गए और अपनी गाड़ी को छोड़ दिए। और फिर वही हमसे सारी बातें फिर हुई। और चूँकि खुदाई किए हुए थे इससे सारी बातें 19 पेज में मैं उसके लिखे हुए था। वो देख करके बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद फिर नाश्ता वगैरह सब हुआ ही। और फिर उसके बाद फिर हम विदा हो गए। हाँ तो जी हाँ, तो फिर नेक्स्ट डे जाने के लिए फिर हमारे लिए गाड़ी डीएम साहब भेज दिए। कहें कि जा करके कुछ भी कोई लकुना होगा तो दांगी साहब को ही बताएगा वो टीम। और वो बोधगया में रुकी हुई थी। तो गाड़ी लेकर ड्राइवर कहा कि दांगी साहब जल्दी चलिए। 7 बजे सुबह में ही हम चले। और जाने के बाद वहाँ गए तो वहाँ पूरा कमांडो वगैरह की भीड़ लगी थी। लेकिन वो माने गाड़ी पर बैठने वाले ही थे। तुरंत भर में उसमें से जो टीम के लोग हेड थे उन्होंने कहा कि दांगी साहब और बहुत खुशी से हमें बधाई दी। और कहा, हमने कहा कि नहीं लकुना साहब, नो मैं भेज दूंगा। और वो जो 2 लाइन हमने बोला सो 1 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे देके कैप्ट करके, और वो वही विश्व धरोहर में घोषित हुआ 2002 में। तब तक अमृतलाल मीना जी चले गए वहाँ मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने ब्रजेश मल्होत्रा जी को कहा कि दांगी साहब को आप आवास पर बुला करके उन्हें मिठाई खिलाइए और उन्हें प्रशस्ति पत्र दीजिए। जी सम्मानित कर। हाँ सम्मानित कीजिए। ये बड़ी उपलब्धि आपकी रही। हाँ जी ये बात उपलब्धि रही। तो सर आपके इस प्रयास से महाबोधि टेम्पल जो है वो विश्व धरोहर के रूप में मशहूर हुआ और जाना जाता है। ये बड़ा प्रयास आपका माना जाएगा। व्यूअर्स, हम जो अपने दर्शकों को एक बात और बता दें कि अभी जैसा कि शत्रुघ्न दांगी जी बता रहे थे, डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी बता रहे थे कि ये बहुत जगह पे पत्रकार के तौर पे रहे थे। इन्होंने पत्रकारिता की तब शुरुआत की जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। मतलब जब बिहार में या हिंदुस्तान में अखबार प्रदीप और आर्यावर्त उन अखबारों की शुरुआत हुई थी, उस वक्त से इन्होंने पत्रकारिता में अपनी शुरुआत की। तो हम थोड़ा दांगी जी से इनके पत्रकारिता सफ़र को, सर आपके पत्रकारिता के सफ़र को थोड़ा हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। जी बहुत अच्छा सर। और मैं तो बिल्कुल टिकारी से शुरू किया था और उस समय गया रॉकेट निकल रहा था। तो गया रॉकेट में यहाँ साप्ताहिक था और श्यामनंदन मिश्रा जी का। तो उन्होंने हमारी प्रतिभा को देखकर कहा कि दांगी साहब टिकारी से लिखिए। तो ये हो गई। दूसरी बात फिर कहा, उन दिनों शालिग्राम जी प्रदीप में थे। तो कहेंगे दांगी साहब आपकी रचना या आप प्रदीप में दीजिए। तो प्रदीप में, सर्च लाइट में और हिंदुस्तान में भी हमारी फ्रंट पेज पर भी आती थी उधर जी। बाद में फिर हम और भी अखबार जो भी निकले यहाँ से
हिंदुस्तान हो गया, प्रभात खबर में बहुत दिनों तक सेवा दी, और फिर दैनिक जागरण में भी दिए। और लेख भी लिखते रहे क्या? लेख तो मैं हमेशा लिखते रहा, और वो लेख इतने कमाल की रही कि जैसे पलामू फील्ड फायरिंग रेंज, जिससे पूरा यहाँ से चतरा तक बर्बाद था, तो उस समय हमने लेख लिखा और 6 कॉलम में लेख लिखा। कहाँ कहाँ छपते थे लेख आपके? वो तो पत्रिकाओं में? दिल्ली के पत्रिका में, बनारस की पत्रिका में, पटना वगैरह की पत्रिका में, साहित्यिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक के विषय में ये ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहा। उसके अलावा भी फिर मैं चाहा कि कोई समस्या प्रधान जो हो, जिससे कि समाज को कुछ मिले, वैसे लेख भी मैं बहुत ज़्यादा उठाए। हाँ, जैसे पलामू फील्ड फायरिंग रेंज है या बुद्ध पहाड़ी है, और सारी बातें इस सब पर हमने लेख लिखे, और वो लेख का सकारात्मक रूप मिला। इतना ही नहीं, जो अभी बिहार में या इवन कहें कि मगध यूनिवर्सिटी बिहार में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा ही लेख काम किया। हाँ, उसमें कि क्यों मगध में ही ये हाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, गया की बात चल रही थी। हाँ, तो उसमें हाँ मोतिहार यहाँ की बात चली, तो मिठू जी आए, कांग्रेस के नेता, कहें कि चाचा जी आप बताइए कैसे होगा। मैं तुरंत लिखता हूँ, वह फिर इसके भी मैं 5-6 कवला में लिखा, और वो जा कर के फिर वहाँ दिया, और फिर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना यहाँ आए। अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, बहुत ही वहाँ के जो हेड जो हैं वो बहुत आदर से देखते हैं। पुस्तकें कौन कौन आई? अच्छा, पुस्तकें हमारी तो आई बहुत सारी, जैसे कि अब हर विधा में आई, और उस विधा में जैसे बिहार का धरोहर, हाँ, उसके अलावा फिर यहाँ का सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ के पर्यटन के क्षेत्र में जो प्रमुख स्थल हैं उसका, फिर इससे जुड़ी हम मैंने बहुत सारी विधाओं में किताब हमने लिखी। बहुत सारी किताबें हमारी प्रेस में हैं, और फिर अभी भी हमारा लिखना जारी है। हाँ, तो सर आपने लेख बहुत सारे लिखे, किताबें हैं आपकी किताब में मैं परिचय देख रहा था कि बहुभाषीय हैं आप, कई तरह के भाषाओं का ज्ञान आपको है। हमने देखा कि संस्कृत, हिंदी, बौद्धिस्ट, जापानीज़, तो और भी कई भाषा देखा। तो इतने सारे भाषा का ज्ञान कैसे हुआ आपको? जब मैं मगध विश्वविद्यालय में गया, उसी कड़ी में वहाँ सारी चीज़ विषयों की पढ़ाई होती थी, तो हमने चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह इन सारी भाषाओं को इसलिए सीखा कि ताकि कि बुद्ध के बारे में पूरी हम जानकारी ले लें। दूसरी बात, जो हम जब दांगी इतिहास को लिखना शुरू किया, तो उस कड़ी में बड़ी भाषाओं में इसकी पुस्तकें थी। उसमें बंगला, फिर तमिल, फ्रेंच वगैरह इन सारी भाषाओं के वजह से हमको पढ़ना पड़ा। और तो आपने तमिल भी पढ़ा? तमिल भी पढ़ा, बंगला भी पढ़ा, पूरी जानते हैं मैं सर, बंगली जानता हूँ। और इन सारी भाषाओं को पढ़ने के बाद उसकी पुस्तकें भी मेरे पास में है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन सारी पुस्तकों से ज्ञान लेने के बाद ही इससे जुड़ी हुई हमने दांगी इतिहास को लिखा, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहासकारों के बीच में इसे हमने दिया। तो इरफान अली साहब जो वहाँ के थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, सभी लोग अबाक रह गए जिसमें खाना खाने के समय मैं खाना ले रहा था और इरफान साहब हमारे पास आए, कहें कि दांगी साहब आपने खोजपूर्ण आपने एक प्रस्तुति दी है कि दांगी एक सभ्यता है, संस्कृति है और इसकी अपनी बोली है जो आज तक उन्होंने नहीं जाना। और आपने बताया कि इसकी बोली भरतपुर, करौली वगैरह सब जगह है, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा ग्रेजुएशन बोल रहा है। ये फिर सबों का माने कि ये शोधपूर्ण किताबें हैं, ऐसे की हैं। बंगला वगैरह में भी और भाषाओं में भी आप इसकी खोज की, इसके लिए बहुत अच्छी बात है आपने दिया। इतिहास के विधि को यही चाहिए, ना कि कटिंग पेस्टिंग करके किताब को लिख दे। तो इसके लिए बहुत बहुत एक सवाल और, जो अपने दर्शक हैं हमारे या नई पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा हैं, जो अभी पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं या सामाजिक कामों में जुड़ाव उनका है,
आप वैसे युवाओं के लिए या नई पीढ़ी के बच्चों के लिए क्या क्या संदेश देंगे? हम बच्चों के लिए, नई पीढ़ी को हम संदेश देना चाहते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आएँ तो बिल्कुल विशुद्ध और सच्चाई से किसी भी बात को बेबाक रखें। लेखन में भी यदि आएँ तो तथ्यपूर्ण बातों को ही उजागर करें और वैसे ही लेख लिखें। फिर इसी तरह से किसी भी तरह के संदर्भ की बातें, किसी भी जुड़ी हुई बातों को चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक उसे निभाएं। शोध पर अगर काम करें तो? शोध पर काम करें तो बहुत अच्छी बात है, और शोध पर काम करने में तो बहुत ही रिसर्च वर्क तो बहुत टफ होता ही है। और टफ होता है, लेकिन बहुत उसमें मज़ा आता है। जितना खोजने वगैरह में, दूर देश जाने में। आपने बड़ा लंबा और महत्वपूर्ण सफ़र तय किया है जीवन का, और बहुत सारी विधाओं के मालिक हैं आप। विशेषकर जो लेखनी का क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, शोध है, ये सारी बड़े मुश्किल काम हैं और आपने अपने बड़े कठिन समय जीवन के दिए होंगे और बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया होगा आपने। आपको क्या लगता है, इसके लिए आपको सम्मान भी कई मिले होंगे बहुत, तो हमें ये बताइए कि किस तरह का समाज से आपको सम्मान मिला, या प्रशासन से सम्मान मिला, सरकार से किस तरह का सम्मान मिला आपको? इसमें दो मत नहीं है इमरान साहब कि सम्मान हमें तो विदेशों से भी मिला। सम्मान के तौर पर तो सबसे बड़ी बात है कि हमें राज्यपाल महोदय ने सम्मान दिया, और राज्यपाल महोदय ने सम्मान दिया इसलिए कि हमने विश्व धरोहर में बुद्ध का जो अपना मंदिर है, बोधिया का मंदिर, महाबोधि टेम्पल को हमने लाया, और इसके चलते सभी सम्मान से श्रीलंका, जापान वगैरह सबों ने अपना प्रशस्ति पत्र मुझे दिया है। उसके अलावा हमें सम्मान मिला जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह के यहाँ के विधायक या मंत्री वगैरह या और लोगों ने सामाजिक सेवा के रूप में दिया है। स्थानीय स्तर पर किस तरह का सम्मान? स्थानीय स्तर पर तो माने हमारे जिलाधिकारी और फिर यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं दी है, बोधिया की संस्थाएं दी हैं, और भी जो संस्थाएं यहाँ बहुत सारी हैं जो संस्थाएं हमें दी हैं। हम जितना भी गिनाएं, मेहनत का आपके मजदूरी मिलता रहा? मजदूरी तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमें खुद अच्छा लगता है, और वो लोगों ने समझा, और हमेशा मगही में और सारी विधाओं में सब जगह, दिल्ली है तो दिल्ली गए, तो इस तरह से सम्मान तो हमें अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिला है। तो और भी जैसे अफगान हमारी खोज पर ये पर माने विदेशों से भी आकर के हमें सम्मान दिया है। पीएचडी आपने क्या चीज़ पर किया? पीएचडी हमने किया बुद्ध पर। अच्छा, हाँ, बुद्ध पर्यटन के क्षेत्र में बुद्ध का, बोधिया का महत्व है। ये है, हाँ, ये इसी पर हमने किया था, और यही कारण है कि इसे बुद्ध के प्रति या बुद्धिस्ट एथी पर हमारा बहुत ही अच्छी माने अभी तक हमारे समझ से पकड़ है। और तो और हमने अभी अंतिम रूप में अभी खोज के कड़ी में हमने एक बुद्ध पहाड़ी खोजा जो भारतवर्ष में एकमात्र इमामगंज के पास है, और उसको हमने यूट्यूब पर दिया, और फिर इस तरह से हमें जब ही हमने इसको विस्तार से डाला तो वहाँ से एक ग्रेट ब्रिटेन की एक लेडी कीटी नाम की आई, और जिस समय दलाई लामा जी आए हुए थे उसी समय वाई की दांगी साहब से हमें भेंट हो जाएगी। तो वो सबों से पूछी कि आई वांट टू सी मिस्टर दांगी, लेकिन लाखों की भीड़ में कौन बताए सर। तो उस समय भंते आनंद जी लद्दाख के थे, वो समझे कि लगता है ये मैडम बहुत ही परेशान है। उन्होंने पूछा तो इसी बात को वो बताए, कहें कि मैडम आप ये बताइए, हम लोगों ने ही कहा है कि आप दानी साहब घर जाइए, क्योंकि दलाई लामा जी आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको सारी चीज़ें पहले ही दे देते हैं कि आप उसको समाचार भेज देंगे। इसलिए समाचार चूँकि हम दिल्ली में अभी भी न्यूज़ रिव्यू और दिल्ली वार्ता को भेजते रहते हैं, इसीलिए वो सभी दिल्ली का अखबार को पकड़ते हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं कि आप वो वहाँ घर पर हैं और ठंड के मारे वो आवेंगे, कल आप आ जाइए, मैं मिला दूँगा। तो दूसरे दिन हम जब गए उनके मोनास्ट्री में, वहाँ आए हुए और कई माने सैकड़ों लोग वहाँ मानो उनके मोनास्ट्री में थे। जिस समय कहीं कि हेज डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी,
तो मत कहिए इमरान साहब, इतनी खुश हुई वो किसी जी के क्या कहें, बड़ी बहुत खुश हुई और इतना थैंक्स दी कि हम उसे बयान, उनको लगा कि जिस रिसर्च के लिए वो आए वो मिल गया, मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। जी जी जी। तो फिर वो मिली और मिलने के बाद कही कि दानी साहब बताइए मैं क्या करूं, आपको क्या सेवा दूं। संजोग है कि हमने कहा कि अभी इमाम जो बुद्ध पहाड़ी की खोज में आप आए हैं, तो बुद्ध पहाड़ी पर मैडम 1942 में उस समय का जो यहाँ का कलेक्टर थे उसको उन्होंने लोकेट किया था, और ब्रिटिश कलेक्टर जो थे, हाँ ब्रिटिश कलेक्टर थे। तो 46 में जो कलेक्टर आए वो कलेक्टर ने इसे कहा कि तो मूर्ति बड़ी अच्छी है, 8 फीट की मूर्ति बहुत अच्छी है, तो मूर्ति को इसके यहाँ से ले जाना चाहिए। तो 1946 में मूर्ति को वहाँ से उठा लिए। उठाने के बाद 100 उस समय तो 100 आदमी को ले जा करके जाते, लेकिन फिर भी गाड़ी टूट गई और इमामगंज में रुक गई। दूसरे दिन फिर वो मूर्ति को ले जा करके गया ले गए, और संभवतः हमने कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही है। तो ये स्थल मैडम ये मूर्ति विहीन है, तो बुद्ध की मूर्ति चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो बुद्ध की मूर्ति 5 लाख 10 लाख विदिन 10 लाख मैडम। तो उन्होंने तुरंत संगमरमर की मूर्ति 10 लाख की थी, हाँ जो अभी लगी हुई है। हाँ, और इसकी इतना ही नहीं, कहें कि दानी साहब आपसे मैं बहुत पसंद हूँ, आपकी खोज, आपकी चीज़ जो कि आज तक भारतवर्ष में बुद्ध पहाड़ी एक ही है। और मैडम जो उनको सुजाता जब खीर खिलाई थी तो लोग समझे कि तप भ्रष्ट हो गए हैं बुद्ध, तो 5 भिक्षु वहाँ से चल गए थे, चल बैठे और सिल्क रोड पकड़ करके वो बांके बाज़ार होते हुए और फिर वहाँ इमामगंज की पहाड़ी के नीचे पहुँचे, और वहाँ उन्होंने पर्णकुटी बनाई 5। तो वो पंचमठ कहलाया। आज 2500 वर्षों के बाद भी वो रेवेन्यू विलेज पंचमठ ही है, और वो पहाड़ी भी बुद्ध पहाड़ी ही कहलाती है। तो वो ये खोज आपकी रही, ये खोज हमारी रही अंत में, जबकि आप टेकारी के रहे, लेकिन आपने खोजा इधर। जी जी, हमने खोजा, यहाँ खोजा, जो सच्चाई थी वो लाया। सच्चाई थी लाया, हमने लाया, प्रभावित हुई। और फिर उसके बाद इतना ही नहीं, हम भी बहुत गरीब लोग हैं मैडम, तो हाँ उसे कुछ सहायता दी जा सकती है। तो कंबल हम कहे कि 20, 25, 50 कंबल दिया, 20-50 नहीं, बिल्कुल मैं 250-300 कंबल दूँ। तो 200-300 कंबल वो एकदम। और 11 बजे मैं तो मंत्री जी ने कहा कि आप चले जाइए घर पर, तो वो यहाँ मैं गया और बोधगया में रही। अब बोधगया में 11 बजे रात को बोली, भंते आनंद जी ने बोला कि दांगी साहब आप 8 बजे बुद्ध पहाड़ी पर रहिए, 8:30 बजे मैडम वहाँ पहुँच जाएंगी। तो हम बोधगया आए, तो नहीं आप बोधगया मत आइए, आप वहीं रहिए, हम लेके आते हैं। वो लोग सभी आए, तो उस समय बस से हम निकल रहे थे यहाँ जुगिसो, वहाँ जाने का इमामगंज में जा कर के वो रुक गई। जब हमारी गाड़ी हमारी आई, कहेंगे दानी साहब हमारी गाड़ी पर आ जा। उनकी गाड़ी पर बैठे और फिर हम वहाँ बुद्ध पहाड़ी पहुँचे। बुद्ध पहाड़ी देख करके इमरान साहब इतनी खुश हुई, कहीं कि क्या खोज है दानी साहब की। और वहाँ ऊपर से गई आई, और फिर चाय पीते समय का मैं फ़ोटो दे दूँगा, चाय अपने से कहीं कि फ़ोटो लो इनको। और हमारे 1 सप्ताह के बाद हमें फ़ोटो भेजी, और उन्होंने कहा कि दानी साहब ये आपकी देन है। चलिए सर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी का जो संघर्ष है वो बड़ी लंबी कहानी है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत विस्तार से की जा सकती हैं, लेकिन समय का अभाव है। हम अपनी बातों को यहाँ रोकेंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल ज़रूर हम पूछेंगे दांगी जी से कि सर जीवन को किस तरह देखते हैं आप? अपने जीवन से आपको क्या लगता है, क्या पाया क्या खोया? जीवन में हम बहुत ही खुश हैं। जीवन के मामले में अभी भी हमें नहीं लगता है, मैं 84वां वर्ष में जा रहा हूँ, लेकिन नहीं लगता है कि हम 84 वर्ष के हैं। हम अभी भी 11:15 बजे सोते हैं, और 8 बजे के बाद हम 2.5 घंटा पढ़ते हैं, और फिर ठीक 5 बजे हम जाग जाते हैं। जागने के बाद फिर हमारे अन्य कार्य सब कुछ करते हैं। हमेशा हमारी दुनिया माने किताबों में खोई रहती है, और खोज में चाहे देश हो विदेश हो, वहीं हमारी
पैनी डिस्ट्रिक्ट जाती है और वही काम को मैं करता हूँ। और मैं अभी भी लगता हूँ कि मैं 24 वर्ष का युवा हूँ। ये कहीं व्यस्त रहने के कारण तो नहीं है, ऐसी जो स्वस्थ आप रहते हैं या खुश रहते हैं, ये व्यस्तता से है क्या? जी, बड़ी अच्छी बात बोले। सभी लोग कहते हैं कि अब राज क्या है जी जी बिल्कुल, ये राज तो 84 साल के आप हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं, लेखक हैं, अभी भी किताबों का शौक़ है, सब कुछ है। इतने में तो लोग किनारे हो जाते हैं समाज से, तो इसका क्या राज है? हम भी इसको राज ही कहेंगे। जी जी, राज ही कहे, बहुत सही बात है। राज ये है कि हम बिल्कुल शाकाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारी। और फिर मार्केट का कोई भी जो मार्केट चीज़ है ना, वो हम पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा वगैरह ये सब हम कुछ होटल के सामान नहीं खाते हैं। दूध हम प्रतिदिन पीते हैं, हाँ, शाम में दूध जरूर लेंगे। और फिर सादा भोजन के अलावे फिर हमारे उच्च विचार आता है और हम टेंशन से फ्री रहते हैं। सबसे बड़ी बात, टेंशन से कैसे आप फ्री रहते हैं? इससे तो सब लोग बोलते हैं भाई कोई टेंशन से फ्री नहीं रह सकता। थोड़ा आप ये बता दीजिए, ये वाला टिप्स दे दीजिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिनसे भी मैं बात करता हूँ बोलते हैं टेंशन से तो कोई फ्री रह ही नहीं सकता। आप कैसे फ्री रहते हैं? टेंशन से फ्री इसलिए रहते हैं कि मन में रखना है कि जो भी बातें आए उसको इग्नोर कीजिए और आप अपनी मंजिल को आगे बढ़ा लीजिए। जैसे ही आगे आप बढ़ा लेंगे तो फिर आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि जो हुआ से हुआ, अब आगे की बात देखो। तो ये मन में हमारी ये थे, आज तक हम टेंशन इस मायने में नहीं लेते, चाहे जितनी भी विपत्ति हो, कुछ भी हो, तो वो विपत्ति से हम घबराते नहीं हैं और संघर्ष से भी हम घबराते नहीं हैं। सबको पार करते चले जाते हैं और सबों की शुभेच्छा, हम आप सबों को, पूरे वासियों का वेल विशिंग है, वही हमें प्रेरणा देती है और हम खुशहाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत अच्छा लगा। आपने इमरान साहब, आपने आजकल के माध्यम से ये आपने जतिया टीवी चैनल से आज विशेष आप हमारे लिए समय निकाले, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि हम बातचीत कर रहे थे, ये डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी जी थे और इन्होंने जो अपने 86 साल में भी व्यस्त हैं, किताबें लिख रहे हैं, लेखन भी चल रहा है इनका, सामाजिक जुड़ाव भी है। तो इसका मूल मंत्र ये है कि बाकी जो गलत चीज़ें हैं उसको इग्नोर कीजिए और खुशी से आगे की ओर बढ़ते जाइए, लगे रहिए। जीवन संघर्ष का नाम है और उसमें ही सफलता भी है और आप स्वस्थ भी रहेंगे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।